हेलो बच्चों, हमारे अगले टॉपिक का नाम है क्या अम्ल एवं क्षार में विद्युत का चालन होता है। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप समझते हैं। हम एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेते हैं और इसमें 50 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का विलयन डालते हैं। इसमें बीच में चित्रानुसार हम एक रबर का कारक लगाएंगे और इसमें लगाएंगे 2 आल्पिन। इन आल्पिन का संबंध हम 9 वोल्ट की बैटरी, एक बल्ब और स्विच के द्वारा तांबे के तार के माध्यम से कर देंगे। हम देखते हैं कि उपरोक्त उपकरण में लगा हुआ बल्ब जलने लगता है। ये बल्ब क्यों जला होगा? हमने इसमें डाला है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने आयनिक यौगिकों या विद्युत सहयोजी यौगिक के बारे में पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि आयनिक यौगिक ऐसे बंध से बने होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। हम अगर HCl का एग्जाम्पल ले तो HCl अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में बट जाता है, H+ और Cl- आयनों में बट जाता है। अगर ये क्रियाकलाप हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जगह किसी क्षार, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसी क्षार के साथ करें तो क्या बल्ब जलेगा? तब भी बल्ब जलेगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी अपनी जलीय विलयन में आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है Na+ और OH- आयनों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अम्ल व क्षार अपने जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत का चालन कहते हैं। अम्ल व क्षार का जलीय विलयन में अपने आयनों में विभक्त होना आयनीकरण कहलाता है। अब हम पढ़ते हैं आयनीकरण के बारे में। अगला टॉपिक है आयनीकरण। आयनीकरण थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आरएनएस के अनुसार उन्होंने बताया कि अम्ल वे अणु हैं जो जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन देते हैं तथा देते हैं एक ऋण आवेशित आयन। अम्ल जलीय विलयन में धन आवेशित हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा एक ऋण आवेशित आयन में वियोजित हो जाते हैं। वियोजन का मतलब टूटना या बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल अपने जलीय विलयन में देता है धन आवेशित हाइड्रोजन आयन तथा एक ऋण आवेशित आयन। इसी प्रकार हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का भी उदाहरण देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी अपने जलीय विलयन में एक ऋणावेशित आयन देता है तथा देता है धन आवेशित हाइड्रोजन आयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि अम्ल जलीय विलयन में अपने आयनों में बढ़ जाता है और ये कहलाता है आयनीकरण। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आरएनएस के अनुसार जो क्षार है वो जलीय विलयन में देता है ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन तथा देता है एक धन आवेशित आयन। अर्थात अगर हम एग्जाम्पल देखें CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, वह अपने जलीय विलयन में Ca2+ अर्थात एक धनावेशित आयन दे रहा है तथा देता है ऋण आवेशित हाइड्रोक्साइड आयन। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षार जलीय विलयन में एक धनावेशित आयन देते हैं तथा देते हैं OH- आयन। इसी प्रकार हम एग्जाम्पल देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी जलीय विलयन में अपने आयनों में बढ़ जाता है अर्थात Na+ OH- आयन। इस प्रकार आरएनएस की अम्ल और क्षार की परिभाषा क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछता है तो अम्ल जलीय विलयन में धनावेशित आयन तथा एक ऋणावेशित आयन में वियोजित हो जाते हैं। इसी प्रकार क्षार भी जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन अर्थात OH- आयन तथा एक धनावेशित आयन में वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार अम्ल और क्षार का अपने जलीय विलयन में आयनों में वियोजित होना, बढ़ना ही आयनीकरण कहलाता है। आयनीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि पदार्थ में विलयन की सांद्रता कितनी है तथा उसके आयनों में वियोजित होने की क्षमता कितनी है। क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन होते हैं वे अम्ल होते हैं? हमने एक क्रियाकलाप किया था। उस क्रियाकलाप में हमने 100 मिलीलीटर की बीकर लेकर उसमें 50 मिलीलीटर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जलीय विलयन डाला था। हमने तांबे के तार के द्वारा बल्ब को जोड़ा था। हमने पाया था कि बल्ब जलने लग गया था। इसका कारण हमने पाया कि चूंकि हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है जो कि जलीय विलयन में अपने आयनों में बट जाता है। किंतु अगर हम ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, लेकिन ग्लूकोज अपने जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त नहीं करता है। इसी कारण उपरोक्त क्रियाकलाप में अगर हम HCl की जगह ग्लूकोज डालें तो बल्ब नहीं जलेगा। इससे ये साबित होता है
कि ऐसे सारे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है जरूरी नहीं कि वे अम्ल हैं। क्या अम्ल किसी जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं? इसे समझने के लिए क्रियाकलाप देखते हैं। चित्रानुसार एक परख नली लेकर उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डालते हैं तथा 1 से 2 मिलीलीटर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल परख नली की दीवार की सहायता से धीरे धीरे डालते हैं। परख नली के मुख के ऊपर एक कार्क लगा देते हैं तथा उसमें छेद करके एक निकास नली लगा देते हैं तथा होने वाली क्रिया का अवलोकन करते हैं। हम देखते हैं कि क्रिया के दौरान एक गैस निकलती है जो निकास नली के द्वारा बाहर निकलती है। निकास नली के पास हम एक सूखा नीला लिटमस पत्र ले जाते हैं जो निकलने वाली गैस के संपर्क में आता है, तो हम देखते हैं कि जो नीला लिटमस पेपर है वो कोई रंग नहीं बदलता, किंतु हम जब नीले लिटमस पेपर को गीला करके निकास नली के मुख के पास ले जाते हैं तो गीला हुआ नीला लिटमस पेपर का रंग लाल हो जाता है। इस क्रियाकलाप में हमने सोडियम क्लोराइड लिया था प्लस हमने लिया था सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक यौगिक है, अतः हम उसे Na+ तथा Cl- आयन के रूप में लिख सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है H+ आयन तथा देता है एक ऋण आवेशित आयन। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन में धन आवेशित आयन है अतः वह Cl- आयन के साथ क्रिया कर लेता है। हम जानते हैं कि विपरीत आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और यहाँ पर बन जाता है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस 2 सोडियम और SO4 मिलकर बना लेते हैं Na2SO4। इसका नाम है सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर HCl गैस के रूप में प्राप्त होता है, अर्थात परख नली से जो गैस निकली थी वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की गैस थी। हम जानते हैं कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, लेकिन उपरोक्त क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब परख नली से हाइड्रोक्लोरिक गैस निकल रही थी और हमने सूखा हुआ नीला लिटमस पेपर लिया तो नीले लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला, लेकिन जैसे ही हमने लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर को भिगाया और परख नली के मुंह के पास ले गए तो हमने देखा कि जो नीला लिटमस पेपर है वो लाल हो जाता है। इससे ये बात साबित होती है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन देते हैं और जलीय विलयन में ही हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसी कारण जब हमने लिटमस पेपर को गीला किया तो नीले लिटमस पेपर का रंग लाल हो गया। इसी प्रकार क्षार भी केवल जलीय विलयन में ही OH- आयन देते हैं। क्षार भी केवल जलीय विलयन में ही OH- आयन देते हैं। कुछ क्षार के उदाहरण हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई अम्ल कितना प्रबल है और कितना दुर्बल है, इसी प्रकार कोई क्षार कितना प्रबल है कितना दुर्बल है, यह उसके आयनन की मात्रा पर निर्भर करता है। तो हम पढ़ते हैं प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के बारे में। प्रश्न: प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल को परिभाषित कर उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल: जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है तथा पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण HCl, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल: जिन अम्लों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया धीमी गति से होती है तथा आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल, H2CO3 अर्थात कार्बोनिक अम्ल। प्रबल क्षार: जिन क्षारों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया तीव्र गति से होती है तथा पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दुर्बल क्षार: जिन क्षारों के अति तनु विलयन में आयनन की क्रिया धीमी गति से होती है तथा आयनित होकर अल्प मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। दुर्बल क्षार दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षार हैं। आगे की वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।